Today we will discuss last step of pharmacokinetic, that is excretion of drug. Excretion of drug, it is very important. क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, प्री पीजी में भी आते हैं और आपका शॉर्ट नोट भी आता है इसके अंदर यूनिवर्सिटी एग्जाम में. एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग आफ्टर मेटाबॉलिज्म, ड्रग इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी. मेनली ड्रग कहाँ से एक्सक्रीट होती है? मोस्ट कॉमन होता है थ्रू किडनी. तो कहाँ से ड्रग एक्सक्रीट हो सकती है? फर्स्ट मोस्टली थ्रू किडनी इन यूरिन. इसके अलावा कुछ ड्रग्स जीआईटी के थ्रू भी एक्सक्रीट होती है फीसिस में. सम ड्रग्स लाइक सलाइवा में, सम स्वेट, सम ड्रग एक्सक्रीटेड इन मिल्क. जैसे मदर है, मदर कोई ड्रग ले रही है तो मिल्क में सिक्रीट होती है. कुछ ड्रग्स सिक्रीटेड थ्रू लंग्स, बट मोस्ट कॉमन थ्रू यूरिन. क्वेश्चन प्री पीजी में सलाइवा से कौन सी ड्रग आती है, ये अपन सिर्फ नाम याद कर लेते हैं. सलाइवा से कौन सी ड्रग एक्सक्रीट होती है? फॉर एग्जांपल लिथियम, पोटेशियम आयोडाइड, रिफाम्पिसिन. रिफाम्पिसिन भी बोल सकते हैं इसको, रिफैम्पिन भी बोल सकते हैं. तो रिफैम्पिन, इट इज अ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एंड सम हैवी मेटल्स. ठीक है, तो सलाइवा से मेनली ये ड्रग एक्सक्रीट होती है जो प्री पीजी में क्वेश्चन आता है. बाकी जो मेन है वो किडनी है. तो अपन डिस्कस करेंगे किडनी से ड्रग का एक्सक्रीशन कैसे होता है. एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन. किडनी से एक्सक्रीशन यानी रीनल एक्सक्रीशन, ये किस पे डिपेंड करता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन माइनस ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. यानी रीनल एक्सक्रीशन इज सम ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन माइनस ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. तो इनसे जो कैलकुलेशन निकलेगी तो फाइनल क्या होगा? रीनल एक्सक्रीशन. इन तीनों पे डिपेंड करेगा. तो अपन डिस्कस करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से कौन सी ड्रग एक्सक्रीट होगी, ट्यूबुलर सिक्रीशन से कौन सी होगी, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा. इन तीनों का सम है, इन दोनों को टोटल करेंगे, इससे ड्रग किडनी यूरिन में एक्सक्रीट होगी और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन से वापस रीएब्जॉर्ब होती है. तो जो इससे एक्सक्रीट हुई वो वापस रीएब्जॉर्ब और इससे एक्सक्रीशन. तो इन दोनों से तो एक्सक्रीशन हुआ और इससे ड्रग वापस रीएब्जॉर्ब हुई. तो सम ऑफ दिस. तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं थ्रू ग्लोमेरुलस. फर्स्ट स्टेप ग्लोमेरुलस. अगर अपन ये बनाए नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस ये है अफरेंट आर्टीरियोल, कैपिलरीज और दिस इज इफरेंट आर्टीरियोल्स. दिस इज ग्लोमेरुलस और दिस इज पीसीटी, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल. यही है किडनी की स्ट्रक्चर नेफ्रॉन की. अफरंट, तो यहाँ ड्रग है, अफरंट में प्लाज्मा है, प्लाज्मा में ड्रग पड़ी है, बाउंड फॉर्म भी है, फ्री फॉर्म भी है, दोनों है यहाँ पे. बाउंड ड्रग, फ्री ड्रग. तो ड्रग यहाँ से एक्सक्रीट होगी थ्रू ग्लोमेरुलस. तो यहाँ से जो एक्सक्रीशन है वो किस पे डिपेंड करता है? यानी थ्रू ग्लोमेरुलस ये किस पे डिपेंड करेगा? 3 फैक्टर पे. ड्रग के मोलिकुलर साइज पे, नंबर 1 मोलिकुलर साइज. यहाँ से जिसका मोलिकुलर साइज छोटा है वही ड्रग यहाँ से पास होती है इन कैपिलरीज से. कैपिलरीज है, इसको वही क्रॉस कर पाती है कैपिलरीज की मेम्ब्रेन को जिनका मोलिकुलर साइज छोटा होता है.
तो यानी फर्स्ट डिपेंड किया मोलिकुलर साइज पे, साइज छोटा होना चाहिए। दूसरा फ्री फॉर्म, थ्रू ग्लोमेरुलस ड्रग का फिल्ट्रेशन किस पे डिपेंड करता है कि ड्रग बाउंड फॉर्म में है या फ्री फॉर्म में। तो अगर कोई ड्रग प्रोटीन से बाउंड है तो उसका यहाँ से एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो यहाँ से ओनली फ्री ड्रग ही पास होगी। तो यहाँ बाउंड ड्रग थी, प्लाज्मा में दोनों ही है, बाउंड और फ्री, तो फ्री वाली आ गई जिसका मोलिकुलर साइज छोटा है, सेकंड फैक्टर। तीसरा, ग्लोमेरुलस से कौन डिपेंड करता है, ब्लड फ्लो। अगर यहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो ड्रग का एक्सक्रीशन ज़्यादा, ब्लड फ्लो कम तो ग्लोमेरुलस से ड्रग का आउटफ्लो कम। इसीलिए आफ्टर द एज ऑफ 50 किडनी फंक्शन कम हो जाते हैं, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो कम हो जाता है, तो ड्रग का एक्सक्रीशन कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ओल्ड एज के अंदर हम ड्रग का अमाउंट कम देंगे क्योंकि एक्सक्रीशन कम, तो ड्रग एक्यूमुलेट इन द बॉडी। तो 3 फैक्टर पे डिपेंड किया है। तो कुल मिला के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन लिपिड और वाटर सोल्यूबल पे डिपेंड नहीं करती, यानी यहाँ से ड्रग एक्सक्रीट होगी लिपिड सोल्यूबल भी और वाटर सोल्यूबल भी। तो यहाँ ड्रग है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग भी है और वाटर सोल्यूबल है, दोनों यहाँ आ गई पीसीटी के अंदर। पर ड्रग शुड बी फ्री, फ्री फॉर्म होनी चाहिए। अब लिपिड सोल्यूबल भी है, वाटर सोल्यूबल भी है, तो इसमें जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है वो उसका क्या हो जाता है, वापिस रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ से जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है वो पीसीटी के थ्रू वापिस इफरेंट आर्टीरियल में रीएब्जॉर्ब हो जाती है। तो यानी जो वाटर सोल्यूबल है वो तो निकल गई यूरिन में, वाटर सोल्यूबल तो निकल गई यूरिन में, पीसीटी डीसीटी कलेक्टिंग ड्रग के थ्रू बाहर निकल गई, लेकिन लिपिड सोल्यूबल ड्रग थी उसका वापस रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है थ्रू पीसीटी। तो सेकंड अपन पढ़ते हैं रीएब्जॉर्प्शन, यानी वापस ड्रग अंदर चली गई बॉडी में। ये थी लिपिड सोल्यूबल, तो ये वापस कहाँ जाएगी, ब्लड में। तो यानी फर्स्ट स्टेप ग्लोमेरुलस, सेकंड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ये किस पे डिपेंड करता है, लिपिड सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग नंबर 1, सेकंड पीएच पे, आयनाइजेशन पे, आयनाइजेशन ऑफ मीडिया, यानी ड्रग जितनी ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल होगी उसका वापस रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यानी इसलिए मैंने कहा था लिपिड सोल्यूबल ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, लिपिड सोल्यूबल ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा, लेकिन लिपिड सोल्यूबल का एक्सक्रीशन कम। क्यों, क्योंकि वो वापस रीएब्जॉर्ब हो गई। दूसरा होता है सराउंडिंग पीएच पे, लिपिड सोल्यूबल 3 अगर मीडिया है सेम है तो ड्रग रीएब्जॉर्ब होगी, लेकिन फॉर एग्जांपल लिपिड सोल्यूबल थी और वीक एसिडिक इन नेचर, वीक एसिडिक इन नेचर है। अब अपन यूरिन की पीएच को एल्केलाइन कर देते हैं, यूरिन की पीएच को आप एल्केलाइन कर दिया फॉर एग्जांपल बाय सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वीक एसिड थी वो आयनाइज हो जाएगी, वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो एक्सक्रीशन। तो पीएच पे भी डिपेंड करता है रीएब्जॉर्प्शन, यानी लिपिड सोल्यूबल वीक एसिड इन नेचर थी, एल्केलाइजेशन सराउंडिंग पीएच एल्केलाइन है, तो इसका क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन कम। इस कॉन्सेप्ट को हम कहाँ काम में लेते हैं, इन केस ऑफ पॉइजनिंग। फॉर एग्जाम्पल बारबिट्यूरिक एसिड है, बारबिट्यूरेट, बारबिट्यूरेट सिडेटिव हिप्नोटिक है, एसिडिक इन नेचर है, इसकी अगर पॉइजनिंग हो गई तो हम क्या करेंगे, यूरिन को एल्केलाइन, तो वो आयनाइज हो जाएगा एल्केलाइन कंडीशन में और इंक्रीज एक्सक्रीशन, तो पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट। ऐसे ही फॉर एग्जांपल लिपिड सोल्यूबल थी और ये क्या है, वीक बेस इन नेचर, तो इसको आयनाइजेशन को बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, यूरिन को एसिडिक,
यूरिन को एसिडिक कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड या सिट्रिक एसिड। तो आयनाइजेशन ज़्यादा तो एक्सक्रीशन ज़्यादा। तो अगर किसी वीक बेस फॉर एग्जांपल मॉर्फिन, एम्फेटामिन की पॉइजनिंग है तो हम यूरिन को क्या करेंगे? एसिडिक। तो ये इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है रीअब्जॉर्प्शन की, हम इसको कॉन्सेप्ट को कहाँ काम में लेंगे? इन केस ऑफ पॉइजनिंग, ट्रीटमेंट ऑफ वीक एसिडिक ड्रग एंड वीक बेस ड्रग की पॉइजनिंग में। तो अपनों ने 2 पढ़ लिया, इससे एक्सक्रीट हुई लेकिन इससे वापस 99% ड्रग रीअब्जॉर्ब हो जाती है। फिर यहाँ ड्रग फ्री तो एक्सक्रीट हो गई, बाउंड फॉर्म है वो इफरेंट आर्टीरियोल्स में आ गई। अब इसका क्या होता है? एक्सक्रीशन। ये ड्रग पीसीटी में कैसे आती है? इसका सिक्रीशन, इन ड्रग का सिक्रीशन कैसे होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो थर्ड होता है, थर्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन से ड्रग कहाँ आएगी? ब्लड से फ्लूइड में, यूरिन में। तो दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ हमें किसी कैरियर की जरूरत है क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। दिस इज द कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या होता है? बाउंड फॉर्म है, प्रोटीन एक्ट एज ए कैरियर। तो बाउंड फॉर्म का एक्सक्रीशन कैसे होगा? कुछ बाउंड फॉर्म होती है ड्रग्स की, वो होती है सिक्रेट बाय द एक्टिव सिक्रीशन। तो ड्रग यहाँ से आई यूरिन में, एक्टिव सिक्रीशन से यूरिन में आई, यानी इन दोनों को हमने क्या कर दिया? सम। और वापिस रीएब्जॉर्ब होती है रीएब्जॉर्प्शन, तो माइनस रीएब्जॉर्प्शन। तो यानी इन तीनों का सम है यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। ये जीएफआर कितना होता है? नॉर्मली 120 ml पर मिनट। अगर किसी ड्रग का एक्सक्रीशन इससे ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका ट्यूबुलर सिक्रीशन भी हो रहा है। तो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये किसके थ्रू होता है? ट्रांसपोर्टर्स के लिए। एसिडिक ड्रग के लिए अलग ट्रांसपोर्टर है, बेसिक ड्रग के लिए अलग होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर फॉर एसिडिक ड्रग, ऑर्गेनिक बेस ट्रांसपोर्टर फॉर बेसिक ड्रग। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर फॉर एसिडिक ड्रग लाइक पेनिसिलिन, प्रोबेनासिड। ये एग्जांपल जो मोस्ट कॉमन है ना, मैं वही लिखती हूँ, कम से कम आपको ये एग्जांपल तो याद करने हैं। तो एसिडिक ड्रग में लाइक पेनिसिलिन, प्रोबेनासिड, यूरिक एसिड, ये एसिडिक ड्रग है। तो इनका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सिक्रीशन थ्रू ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर। ऐसे ही बेसिक ड्रग है, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन, एम्फेटामिन। अब फॉर एग्जांपल अपन एसिडिक ड्रग की बात करते हैं। ये है, ये जो ट्रांसपोर्टर होता है बाई डायरेक्शनल, ये क्या करता है? सब्सटेंस को ब्लड से ट्यूबुलर फ्लूइड में भी ले जाता है और ट्यूबुलर फ्लूइड से ब्लड में भी ले जाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं दे आर बाई डायरेक्शनल। अब कंक्लूजन क्या निकालें कि किसको इधर से इधर ले जाएगा, किसको यूरिन से ब्लड में ले जाएगा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जो एंडोजिनस सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं उनको तो ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा ट्यूबुलर फ्लूइड से ब्लड की तरफ। जो हमारे एंडोजिनस सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड है, ये हमारी बॉडी में बन रहा है। तो ये क्या करता है? इसके थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा? ट्यूबुलर फ्लूइड से ब्लड में। इसका टारगेट रहेगा कि जो एंडोजिनस सब्सटेंस है उसको मैं अंदर ही रखूं, और जो एक्सोजिनस सब्सटेंस है उसका ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड से ट्यूबुलर फ्लूइड की तरफ। इसकी कोशिश रहेगी कि मैं उसको बाहर निकालूं एक्सोजिनस सब्सटेंस को, आप ऐसे याद रखना। तो एंडोजिनस सब्सटेंस को तो अंदर की तरफ लाने की कोशिश करेगा, एक्सोजिनस सब्सटेंस को बाहर फेंकेगा। तो ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन इज अ एंटीबायोटिक, पर पेनिसिलिन क्या है? शॉर्ट एक्टिंग है,
क्यों? क्योंकि इसका 99% ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाता है, यानी इट इज एक्सक्रीटेड बाय ट्यूबुलर सिक्रीशन 99%, तो शॉर्ट एक्टिंग है। अब अपन को इसको लॉन्ग एक्टिंग बनाना है, तो लॉन्ग एक्टिंग ये क्या है, बाहर से लिया है, एक्सोजीनस सब्सटेंस है, तो इस ट्रांसपोर्टर ने क्या कहा, मैं तो इसको बाहर निकालूंगा, तो ये इसका एक्सक्रीशन करता है ब्लड से ट्यूबुलर फ्लूइड की तरफ। अब अपन किसी पेशेंट को पेनिसिलिन दे रहे हैं, शॉर्ट एक्टिंग है, बार बार देना पड़ रहा है क्योंकि इसका एक्टिव सिक्रीशन हो जाता है, तो हम उसके साथ प्रोबेनेसिड ऐड करते हैं। प्रोबेनेसिड की एफिनिटी इसके लिए ज़्यादा है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो सारी की सारी एसिडिक ड्रग यहाँ बाइंड होगी, किसकी एफिनिटी कम, किसी की ज़्यादा, तो जो प्रोबेनेसिड होता है इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, तो ये यहाँ आके बैठ गया। तो इसने क्या किया, पेनिसिलिन को यहाँ बाइंड नहीं होने दिया, तो पेनिसिलिन का एक्सक्रीशन नहीं हुआ, तो ब्लड के अंदर पेनिसिलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, प्रोपेनिसिड पेनिसिलिन को क्या बनाएगा, लॉन्ग एक्टिंग। तो ये इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। हम ये ऐड करते हैं 2 ड्रग्स को टू मेक द पेनिसिलिन लॉन्ग एक्टिंग। ब्लड में ज़्यादा रहे तो हमें अमाउंट बार बार कम देना पड़ेगा। अब यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का क्या होगा मुझे बताओ श्रेयांश, यूरिक एसिड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होगा? मैम ब्लड के अंदर वापस हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये हमारा एंडोजिनस सब्सटेंस है, तो अगर ये यहाँ से एक्सक्रीट हुआ तो इसका क्या होगा, सिक्रीशन वापस इस तरफ होगा, ट्यूबुलर फ्लूइड से ब्लड की तरफ। अब किस कंडीशन के अंदर ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्लिनिकल कंडीशन? गाउट। गाउट के अंदर क्या है, यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी ये यहाँ वापस आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, गाउट के अंदर प्रोपेनिसिड देते हैं। प्रोपेनिस की एफिनिटी ज़्यादा है, तो प्रोपेनिसिड यहाँ आके बैठ गया, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज द ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम फ्लूइड टू ब्लड। तो प्रोपेनिसिड को हम 2 क्लिनिकल कंडीशन में काम में लेते हैं, गाउट के अंदर to increase the excretion of uric acid, and second along with penicillin to make the drug long acting। तो यानी ये समझ आया, मोस्ट कॉमन ड्रग एक्सक्रीट होती है किडनी से। अब ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, किडनी से भी, ग्लोमेरुलस, ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड रीएब्जॉर्प्शन। तो अब तीनों का सम है, कुछ ड्रग यहाँ से फिल्टर होती है, कुछ ड्रग्स यहाँ से होती है, लिपिड सोल्यूबल होगी वो वापस रीएब्जॉर्ब होगी। यहाँ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, रीएब्जॉर्प्शन की और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। ये तो अपनों ने पढ़ लिया एक्सक्रीशन। अब किस रेट से होता है, कुछ ड्रग फटाफट इलिमिनेट होती है, कुछ ड्रग धीरे धीरे एक्सक्रीट होती है। तो अपन नेक्स्ट जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, अपन पढ़ते हैं काइनेटिक ऑफ इलिमिनेशन। काइनेटिक ऑफ इलिमिनेशन, काइनेटिक यानी स्पीड। कुछ ड्रग फटाफट इलिमिनेट होती है, कुछ ड्रग धीरे धीरे। तो काइनेटिक ऑफ इलिमिनेशन होती है, ये मेनली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, सेकेंड, कुछ ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है, कुछ ड्रग्स 0 ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। 2 ही होगी, या तो फर्स्ट ऑर्डर या 0 ऑर्डर। इससे पहले अपन 2 डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज टी हाफ, या इसको बोलते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। टी हाफ या प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, ये क्या है, टी यानी टाइम, ये वो टाइम है जिसमें ड्रग प्लाज्मा के अंदर हाफ कंसंट्रेशन में रहती है ओरिजिनल से, यानी उसकी जो ओरिजिनल थी, ओरिजिनल से आधा होने में जो टाइम लगता है दैट इज टी हाफ। फॉर एग्जांपल आपने 100 मिलीग्राम है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, उसको आधा होने में 50 मिलीग्राम होने में 2 घंटे लग रहे हैं।
तो इस ड्रग की टी हाफ कितनी है, आधा होने में कितना घंटे लगे, 2 आवर्स, तो इसकी टी हाफ कितनी हो गई, 2 आवर्स। ये अलग अलग ड्रग की टी हाफ अलग अलग होती है, बट टी हाफ की डेफिनेशन यही है, ड्रग को प्लाज्मा में आधा होने में जो टाइम लगता है दैट इज प्लाज्मा हाफ लाइफ या टी हाफ ऑफ ड्रग। टी हाफ इट इज अ टाइम इन विच ड्रग रिमेन्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज टी हाफ। ये आप याद रखना। टी हाफ is directly proportional to volume of distribution. T half indirectly proportional to clearance. Clearance क्या है, क्लियरेंस क्या है, ये प्लाज्मा का वो वॉल्यूम है जिसमें ड्रग पूरी क्लियर हो जाती है, यानी इट इज अ वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द ड्रग इज कंप्लीटली रिमूव्ड इन यूनिट टाइम। तो ये तो है वॉल्यूम और वो है टाइम। जैसे क्लियरेंस हो गया वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम क्लियर हो रहा है यूनिट टाइम, कि इतना वॉल्यूम इतने यूनिट टाइम में बिल्कुल क्लियर हो रहा है प्लाज्मा से, तो वो हो गया क्लियरेंस। तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टी हाफ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लियरेंस। तो ये जब अपन हटाएंगे तो इससे क्या होगा, ये निशान हटेगा तो 0.693 वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन क्लियरेंस, ये हटा है तो log 2, और log 2 की वैल्यू है 0.693। तो ये टी हाफ का फॉर्मूला है। तो फर्स्ट टी हाफ, इस पे शॉर्ट नोट आता है प्लाज्मा हाफ लाइफ पे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो फर्स्ट इज डेफिनेशन, सेकेंड इसका फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस। तो इसमें आपका कोई न्यूमेरिकल आ सकता है क्वेश्चन। तो टी हाफ का ये क्या है फॉर्मूला, और क्लियरेंस का फॉर्मूला है रेट ऑफ इलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। आप ये याद रखना, क्लियरेंस इक्वल टू रेट ऑफ इलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। जितनी प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा, क्लियरेंस धीरे धीरे कम, और जितना रेट ऑफ इलिमिनेशन ज़्यादा है तो प्लाज्मा से क्लियरेंस भी ड्रग का ज़्यादा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इलिमिनेशन, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। फिर अपन आते हैं बैक काइनेटिक पे। तो अपन ने कहा था 2 टाइप की काइनेटिक है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड इज जीरो ऑर्डर। इस पे शॉर्ट नोट आता है जीरो ऑर्डर पे, आता ही है आपके किसी ना किसी एग्जाम में जीरो ऑर्डर पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसको हम बोलते हैं लीनियर काइनेटिक, इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर काइनेटिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन याद रखना, जो ड्रग फर्स्ट ऑर्डर से एलिमिनेट होती है उसमें क्या होता है, कांस्टेंट फ्रैक्शन। कांस्टेंट फ्रैक्शन मींस परसेंटेज, एक कांस्टेंट परसेंटेज पर यूनिट टाइम में एलिमिनेट होगा। 100 मिलीग्राम थी तो फॉर एग्जांपल 50% एलिमिनेट होनी है, तो वो अगर आपने 100 दी तो 50 हो गया, तो 50 मिलीग्राम एलिमिनेट हो गई। 200 बढ़ा दिया आपने तो 50% यानी उसका 100 एलिमिनेट होगा। इसमें क्या होता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक में कांस्टेंट अमाउंट इज एक्सक्रीटेड इन पर यूनिट टाइम, फ्रैक्शन एंड कांस्टेंट अमाउंट। फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल से पढ़ते हैं, ये आपने 100 मिलीग्राम दी, 1 टी हाफ पे ड्रग कितनी रह जाएगी बॉडी में, आपने 100 मिलीग्राम दी, 1 टी हाफ के बाद कितनी रह जाएगी बॉडी में, ये विशाखा yes, 1 टी हाफ मतलब ड्रग आधी हो जाती है 1 टी हाफ पे, 50 मिलीग्राम। तो ये हो गई 50 मिलीग्राम।
तो 1 टी हाफ पे 100 मिलीग्राम दी, 50 मिलीग्राम इलिमिनेट हो गई। ठीक है, यानी इसका परसेंटेज कि एक टी हाफ पे 50% इलिमिनेट हो रही है। इसके अंदर क्या होता है, 100 मिलीग्राम आपने दी, इसमें कांस्टेंट अमाउंट इलिमिनेट होता है। फॉर एग्जांपल 50 मिलीग्राम, इसमें 50%, इसमें 50 मिलीग्राम इलिमिनेट होगा। तो 1 टी हाफ के बाद ड्रग इसमें भी कितनी रह गई, 50 मिलीग्राम। अब हमने डोज बढ़ा दी, फॉर एग्जांपल मैंने 200 मिलीग्राम दे दी, तो 1 टी हाफ पे इसका कितना इलिमिनेशन हो जाएगा। अब मैंने कहा है ना 50% रहेगा, तो 100 इलिमिनेट हो गई, यानी इसके अंदर रेट ऑफ इलिमिनेशन बढ़ रहा है। अगर आपने प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ाई, डोज बढ़ाई, तो रेट ऑफ इलिमिनेशन इसमें बढ़ रहा है। लेकिन इसमें 50 मिलीग्राम ही एक्सक्रीट होगी, आपने 200 मिलीग्राम दे दिया, अब तो इसमें कितना इलिमिनेट होगा, होगा तो है ना 50 मिलीग्राम ही होगा। तो बॉडी में कितनी रह गई, 150 मिलीग्राम। उसके बाद नेक्स्ट टी हाफ पे कितनी रह गई है, फिर 50 मिलीग्राम एक्सक्रीट होगा, अब कितनी रह गई, 100 मिलीग्राम। तो यानी इसमें रेट ऑफ इलिमिनेशन बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में ये फॉर्मूला था, क्लियरेंस डायरेक्ट इक्वल टू रेट ऑफ इलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या है, रेट ऑफ इलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रेट ऑफ इलिमिनेशन भी क्या हुआ, बढ़ गया। लेकिन इसमें क्या है, रेट ऑफ इलिमिनेशन कांस्टेंट, रेट ऑफ इलिमिनेशन कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट, मैम टी हाफ तो फिर सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स के लिए होगा ना, क्योंकि जीरो के लिए तो कांस्टेंट है, तो टी हाफ थोड़ी ना होगा। नहीं होगा ना, अभी मैं बताती हूँ, इस पे आती हूँ ना। टी हाफ का मतलब क्या था, ड्रग को आधा होने में कितना टाइम लग रहा है। अब इसकी टी हाफ बढ़ गई, देखो अपन कहेंगे ये मान लो 2 घंटे थी, ठीक है, ये टी हाफ 2 घंटे भी थी, तो ये 50, पहले इसकी टी हाफ इतनी थी, आधा इलिमिनेट हो रही थी। लेकिन अब आपने डोज बढ़ा दी, डोज बढ़ा दी, अब आधा होने में इसकी टी हाफ बढ़ गई, अब उसको 4 घंटे लग रहे हैं आधा होने में। लेकिन इसमें टी हाफ उतनी ही है, आधा होने में उसको उतना ही टाइम लग रहा है। पहले भी वो आधी होने में कितना लग रहा था, 1 टी हाफ, फिर आधा होने में उसको 1 टी हाफ ही लग रहा है। लेकिन अब इसको आधा होने में 2 टी हाफ लग रही है। तो नेक्स्ट आता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, अगर आप बढ़ाते हो तो टी हाफ और क्लियरेंस कांस्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। पर जीरो ऑर्डर के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे आपने प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ाई, टी हाफ क्या होगा, इंक्रीज, और क्लियरेंस क्या हो जाएगा, कम। अपन इस फॉर्मूले से भी कह सकते हैं, जीरो ऑर्डर के अंदर रेट ऑफ इलिमिनेशन कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे आपने प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ाई तो क्लियरेंस कम और टी हाफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जीरो ऑर्डर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टी हाफ किस में कांस्टेंट रहती है, फर्स्ट ऑर्डर में। इसके अंदर क्या होगा, टी हाफ बढ़ जाएगी अगर आप प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, तो टी हाफ क्लियरेंस नॉट कांस्टेंट, इसमें रेट ऑफ इलिमिनेशन कांस्टेंट है। रेट ऑफ इलिमिनेशन है 50 मिलीग्राम है, उतना ही एक्सक्रीट होगा, तो धीरे धीरे ये बॉडी में एक्यूमुलेट होती जाएगी, तो ये क्या करेगी, टॉक्सिसिटी कोज करेगी। तो ये ड्रग नॉट एक्यूमुलेट इन द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, और ये वाली ड्रग्स क्या होती है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाते हो, एक टाइम के बाद क्या होती है, ड्रग एक्यूमुलेट इन द बॉडी। फिर जो आपसे पूछा जाता है इसके एग्जाम्पल्स, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। मोस्ट ऑफ ड्रग्स आर इलिमिनेटेड थ्रू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो, मोस्ट ऑफ ड्रग फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन आता है जीरो ऑर्डर से कौन कौन सी ड्रग इलिमिनेट होती है, अपन को इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं कुछ। जीरो ऑर्डर काइनेटिक से मेनली वो ड्रग एक्सक्रीट होती है
जिनका थेरेपेटिक मार्जिन कम होता है। इसकी याद करने की ट्रिक है 0 वाट पावर, 0 वाट पावर। तो W A डबल T और P। W से वॉरफेरिन, वॉरफेरिन, वॉरफेरिन इज द एंटीकोएगुलेंट ड्रग। ये किसको फॉलो करता है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक को। ए से एस्पिरिन, ए से अल्कोहल, टी से थियोफाइलिन, टी से थियोफाइलिन, टी से टोल बुटामाइड, पी फॉर फेनिटोइन। तो थियोफाइलिन पे भी क्वेश्चन आता है, फेनिटोइन पे भी क्वेश्चन आता है। आप एग्जाम्पल याद रख लेना कि जीरो ऑर्डर से कौन कौन सी ड्रग एलिमिनेट होती है। एक आध नंबर का क्वेश्चन आपके इसमें भी आता है और इसमें से प्रीपीजी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ड्रग, इनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। टाइम के साथ साथ दे आर एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। ये अपना हो गया काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन। अब बात आता है कितने टी हाफ पे ड्रग, टी हाफ की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? टी हाफ से अपन डोज शेड्यूल ड्रग का डिसाइड करते हैं कि अपन पढ़ते हैं ना, कोई ड्रग 2-2 घंटे में देनी पड़ती है, कोई ड्रग 6-6 घंटे में देते हैं अपन इफेक्ट आने के लिए, कोई ड्रग 8 घंटे में। कई बार कहता है डॉक्टर इसको दिन में एक बार ही लेना है, कई बार डॉक्टर कहता है इसको दिन में 3 टैबलेट लेनी है। तो ये जो डोज शेड्यूल है ना कि कितनी बार लेनी है, ये किससे डिसाइड होती है? टी हाफ से। टी हाफ फॉर एग्जाम्पल ड्रग है 100%, 1 टी हाफ पे ड्रग क्या हो जाएगी? 50% एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, तो बॉडी में कितनी रह गई? 50%। 2 टी हाफ पे कितनी हो जाएगी? 50 थी, उसकी भी कितनी चली गई? 50 तो निकल गई थी ऑलरेडी। अब कितनी बची थी? 50%, उसका भी आधा एलिमिनेट हो जाएगा सेकेंड टी हाफ पे। तो यानी अब ड्रग कितनी एलिमिनेट होगी 2 टी हाफ पे? 75%। 3 टी हाफ पे ड्रग में कितनी रह गई बॉडी में? 25%। तो 75% पहले ही एलिमिनेट हो गई थी और बॉडी में कितनी बच गई थी? 25%। तो उसका आधा अगेन एलिमिनेट हो जाएगा, यानी 12.5। तो लगभग ये हो जाएगा 87.5, जो भी है 3 या 5। 3 टी हाफ पे 87% ड्रग एलिमिनेट हो गई। 4 टी हाफ पे बॉडी में कितनी बच गई? अराउंड 12.5%। तो 87 पहले एलिमिनेट हो गई थी, अब उसमें से 6.25 एलिमिनेट हो जाएगी, तो 93.5% ड्रग एलिमिनेट हो गई। और 5 टी हाफ पे अराउंड 97%। तो आपने ड्रग को एक बार दिया, 4 to 5 टी हाफ पे ड्रग प्लाज्मा से बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने टी हाफ पे ड्रग कंप्लीटली रिमूव हो जाती है प्लाज्मा से? तो 97% है, यानी 4 to 5 टी हाफ पे ड्रग कंप्लीटली एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। आपने एक ही डोज दी थी, फॉर एग्जाम्पल इसकी 2 घंटे थी टी हाफ। अलग अलग ड्रग की टी हाफ अलग अलग होती है, ये अपन को कुछ कुछ के याद रखने पड़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, सबका नहीं याद रखना। जैसे इसके केस में 2 टी हाफ थी, 2 घंटे थी, तो फॉर एग्जाम्पल 5 टी हाफ पे ड्रग पूरी एलिमिनेट हो रही है, तो कितने घंटे लगे इसको एलिमिनेट होने में? बताओ आशीष, प्रेरणा बताओ। 10 आवर्स। कितने? कितने लगे इसको? 2 घंटे थी, मैंने कहा 5 टी हाफ पे ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी, तो लगभग इसको 10 घंटे लगे एलिमिनेट होने में। तो 10 घंटे में ड्रग प्लाज्मा से पूरी रिमूव हो जाएगी।
फिर आता है एक स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, दिस इज टाइम और ये है प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अपन अगर प्लॉट करते हैं ग्राफ बिटवीन टाइम एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो आपने 100% ड्रग दी 1 टी हाफ पे, 1 टी हाफ पे 50% एलिमिनेट हो गई, 50% प्लाज्मा में बची रह गई, पूरी तो नहीं होगी, 50% बची हुई है। फिर हमने क्या किया, जो फॉर एग्जांपल हम 100 मिलीग्राम दे रहे थे, हमने सेम डोज रिपीट करी एवरी टी हाफ इंटरवल पे। 100 मिलीग्राम थी, आधी रह गई प्लाज्मा में, फर्स्ट टी हाफ पे मैंने अगेन 100 मिलीग्राम दी, तो क्या हो जाएगा, 50% बचा हुआ था और आपने 100 दे दी तो और ऐड हो गई, तो क्या हो जाएगी, बॉडी में बढ़ जाएगी। तो ऐसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, 3 टी हाफ, 4 टी हाफ, 5 टी हाफ। अराउंड 5 टी हाफ के बाद हमें क्या होता है, जितना आपने रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किया उतना ही एक्सक्रीशन होता रहता है। तो रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल टू रेट ऑफ इलिमिनेशन। तो यहाँ पे जो इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो बहुत कम फ्लक्चुएट करती है। तो अगर हमें किसी ड्रग का इफेक्ट चाहिए तो हमें हमेशा स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव करनी है। और स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन कब अचीव होती है, 4 to 5 टी हाफ पे। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो क्लिनिकली हमें किसी ड्रग का इफेक्ट चाहिए ना, तो तब आएगा जब उसकी स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव होगी। और ये स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन कब अचीव होती है, 4 to 5 टी हाफ, यानी हमें ड्रग का इफेक्ट आने के लिए इतना वेट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें, इससे हम डोज शेड्यूल डिसाइड करते हैं। डोज शेड्यूल कि हमें कौन सी ड्रग कितने कितने घंटे में देनी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस जिसकी टी हाफ बहुत कम है, ड्रग हैविंग वेरी लेस टी हाफ, फॉर एग्जाम्पल डोपामीन, डोबुटामीन, ये है सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल डोबुटामीन की टी हाफ होती है 1 to 2 मिनट, 1 to 2 मिनट। नॉर्मली हम ड्रग देते हैं एवरी टी हाफ पे दे रहे थे, हम ड्रग को देते हैं सेम अमाउंट एवरी टी हाफ पे। अब इसकी टी हाफ है 1 to 2 मिनट, तो डोपामीन को हम कैसे देंगे, हर एक मिनट में। डोपामीन का इंजेक्शन दो 1 मिनट, फिर टी हाफ इसकी थी 1 मिनट, फिर 1 मिनट में 2। तो इट इज़ पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है हर एक मिनट में इंजेक्शन देना? तो है ना, तो इन ड्रग्स को हम कैसे देते हैं, कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूज़न। तो अगर किसी ड्रग की टी हाफ वेरी लेस है तो ऐसी ड्रग को हम देते हैं बाय कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूज़न। ड्रिप चढ़ा दी, उसमें ड्रग मिक्स कर दी और उसको देते जाएंगे। सेकंड केस आता है जिन ड्रग की टी हाफ है 12 घंटे, अराउंड 12 घंटे। तो इनमें हम क्या देते हैं, जो डोज है एवरी 12 आवर, हर टी हाफ पे देते रहेंगे अगर उसकी ड्रग की 12 घंटे तक है तो सेम डोज रिपीट करनी है हर 12 घंटे में। तीसरा आता है टी हाफ किसी ड्रग की 24 घंटे है, 24 आवर। तो हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ द डोज एवरी हाफ ऑफ द टी हाफ, डोज को आधा कर दो और 12-12 घंटे में दे दो। तो ये जर्नल है
जनरल कॉन्सेप्ट ऐसा है 12 घंटे है तो दिन में 2 बार टैबलेट देनी अपन पॉसिबल है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना 1-1 मिनट में देना, तो इनको तो हमने कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन दे दिया। जिसकी 12 घंटे है तो जो डोज थी हमने दिन में 2 बार दे दी हर टी हाफ पे। अब जिनकी 24 घंटे थी तो हमने डोज को आधा किया और टी हाफ को भी आधा कर दिया 12 घंटे पे। अब आता है जिनकी टी हाफ ज़्यादा है, मोर देन 24 आवर। टी हाफ मोर देन 24 आवर। फॉर एग्जाम्पल डिजोक्सिन। डिजोक्सिन है, इसको हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज करते हैं। CHF के अंदर यूज, इसका क्लिनिकल यूज है डिजोक्सिन। इसकी टी हाफ होती है अराउंड 4 आवर। नॉर्मली क्या है, जिस ड्रग की टी हाफ ज़्यादा उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा। टी हाफ इक्वल टू 0.693 वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन क्लियरेंस। तो टी हाफ ज़्यादा, उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होता है। और जैसे क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन हम कहाँ यूज़ करते हैं, मलेरिया के अंदर। इसकी भी टी हाफ अराउंड 40 आवर्स है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इसका, अराउंड 1300 लीटर। इस केस में हम क्या करें, ड्रग है हर 40-40 घंटे में दे दें। फॉर एग्जाम्पल डिजोक्सिन है, श्रेयांश मुझे बताओ, डिजोक्सिन है, टी हाफ 40 घंटे है तो हम इसकी डोज 40-40 घंटे में दे दें। भाई कॉन्सेप्ट तो यही कहता है, यस मैम, है ना, हर 40-40 घंटे में दे देते हैं अपन। इसकी टी हाफ है 40 घंटे और इसकी स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन हमें कब अचीव होगी, 5 टी हाफ। 5 टी हाफ। तो इफेक्ट आने के लिए कम से कम हमें इतना वेट करना पड़ेगा ना। भाई डॉक्टर दवाई देता है ना, तो ऐसे तो नहीं आज दवाई दी और आज ही इफेक्ट आ गया, ठीक है। यस तो इसकी टी हाफ 40 घंटे है और 5 टी हाफ कितना हो गया, लगभग 120 घंटे। मैम 200 हो गया, चलो जितना भी है 200। कितने दिन हो गए, मोर देन 5 डेज हो गया ना, यस मैम, है ना। पर CHF इज अ इमरजेंसी कंडीशन, इसमें हम 5 से 7 दिन का वेट नहीं कर सकते। सही बात है। अगर हम इसकी टी हाफ को देखते हुए देना 5 DF तक एक स्टडी स्टेट का वेट करेंगे, इतने में तो ऊपर चला जाएगा पेशेंट। तो इन कंडीशन में अगर इमरजेंसी कंडीशन नहीं है तब तो अपन वेट कर सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट ऐसे ना TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, उनकी टी हाफ भी ज़्यादा होती है। तो अगर कोई पेशेंट माइल्ड डिप्रेशन में है, उसकी टी हाफ ज़्यादा है, तो अपन वेट कर सकते हैं 5 टी हाफ का, कि ठीक है भैया इतने दिन उसने माइल्ड डिप्रेशन झेल लिया, कोई बात नहीं 4-5 दिन और झेल लेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने। वह फ़र्क अपने यहाँ पड़ता है। किसी पेशेंट को सीवियर मलेरिया है, बहुत ज़्यादा पायरेक्सिया है, वहाँ हमें फ़र्क पड़ता है। तो अपन को क्या होता है, सबसे पहले फटाफट स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव करनी है। तो इन कंडीशन में हम स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन कैसे अचीव करते हैं, बाय लोडिंग डोज। इट इज़ अ सिंगल इनिशियल डोज टू अचीव स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये कैसे अचीव करते हैं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उस ड्रग की जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो जो डोज आएगी वो होगी लोडिंग डोज। फॉर एग्जांपल डिजोक्सिन के केस में लोडिंग डोज होती है अराउंड 0.9 मिलीग्राम। तो एक बार ना लोड कर दो ऑर्गन को, ताकि हमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से उसको ड्रग को लोड कर दो, ताकि अब ड्रग प्लाज्मा में ही रहे और हमें स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव हो जाए। तो फटाफट उसको 0.9 मिलीग्राम दे दो आप, तो हमें लोडिंग डोज अचीव हो गई, तो उसका इफेक्ट आ जाएगा। अब फॉलोड बाय हम क्या देते हैं, मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज क्या होती है, हाफ ऑफ लोडिंग डोज एवरी टी हाफ पे।
मेंटेनेंस डोज हाफ ऑफ लोडिंग डोज एवरी टी हाफ, यानी 0.45 मिलीग्राम एवरी 40 आवर्स। पर ये थोड़ा सा ठीक है, अब हम मेंटेनेंस डोज ये दे देंगे, लेकिन 0.45 मिलीग्राम एवरी 40 आवर डेढ़ दिन में देना या दो दिन में देना थोड़ा सा नॉट कन्वीनियंट टू पेशेंट, तो हम इसको 24 आवर में कन्वर्ट कर देंगे। 0.45 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 40 इंटू 24 आवर, तो जो भी डोज आएगी अराउंड 0.27 मिलीग्राम एवरी 24 आवर। तो इसकी डोज होती है मेंटेनेंस डोज 0.27 मिलीग्राम पर डे। मेंटेनेंस डोज का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन इनटू क्लियरेंस। तो लोडिंग डोज पे भी क्वेश्चन आता है, मेंटेनेंस डोज पे भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लोडिंग डोज या टू ड्रग स्ट्रेटजी। तो लोडिंग डोज फॉलोड बाय मेंटेनेंस डोज। तो लोडिंग डोज किस पे डिपेंड करी? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और मेंटेनेंस डोज किस पे डिपेंड करती है? क्लियरेंस पे। तो यानी टी हाफ की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या हुई? इससे एक तो हम स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव करते हैं एंड सेकंड डोज शेड्यूल डिसाइड करते हैं। तो इट इज द टी हाफ। मैम लोडिंग डोज से टॉक्सिसिटी नहीं होगी क्या? इसमें नहीं होगी, क्योंकि हमें तो ड्रग का इफेक्ट चाहिए। ये जो अपनों ने कर्व बनाया ना, ये यस मैम, है ना, फ्लक्चुएशन करता है ये, तो अपना ड्रग का टारगेट रहता है कि फ्लक्चुएशन इस लेवल पे ही करे, क्योंकि इससे कम करेगा तो इफेक्ट नहीं आएगा और इससे ऊपर करेगा तो टॉक्सिक इफेक्ट आएगा। तो अपन को सिर्फ ये लेवल मेंटेन करना होता है। तो इसी को हम बोलते हैं स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। और लोडिंग डोज से अपन को ये लेवल मेंटेन होगा। क्योंकि हर ड्रग की एक रेंज होती है। ये हो गया अपना, अपन मेंटेनेंस डोज तो उतनी नहीं दे रहे, अपनों ने तो एक बार ऑर्गन को लोड किया है ताकि प्लाज्मा में वो कंसंट्रेशन रहे। अब अगर वो ज़्यादा होगी, बार बार वही डोज आप मेंटेनेंस में दोगे तो टॉक्सिसिटी होगी, तब वो ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाएगा। फिर एक है ना, आजकल आपकी नया टॉपिक ऐड हुआ है, वैसे तो वो पीजी का क्वेश्चन था पर मेरे ख्याल में नया ऐड हुआ है, तो तुम्हारे क्वेश्चन आ सकता है, तो अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। 5 मिनट का है। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, बहुत सिंपल है। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या होती है? इसको बोलते हैं TDM। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग का मतलब सिंपल भाषा में अपन कहें, प्लाज्मा के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन को चेक करना, मॉनिटर करना। मॉनिटरिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट इन द प्लाज्मा टू अचीव ऑप्टिमल थेरेपेटिक इफेक्ट एंड डिक्रीज द एडवर्स इफेक्ट। ये था ना, अपन को तो इस लेवल पे मेंटेन करना है। इससे कम किया इफेक्ट नहीं आएगा, इससे ऊपर हो गया तो टॉक्सिक इफेक्ट। तो अपनों ने क्या किया, प्लाज्मा का सैंपल ले लिया और उसमें अपन को ये मेंटेन रखनी है। फॉर एग्जांपल 8 से 14 माइक्रोग्राम पर DL फॉर एग्जांपल। तो 8 से कम हो गई तो थेरेपेटिक फेलियर, 14 से ज़्यादा हो गई तो टॉक्सिसिटी। तो अपना इसका टारगेट क्या रहता है थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग का? ऑप्टिमाइज द थेरेपेटिक इफेक्ट एंड डिक्रीज द एडवर्स इफेक्ट। मॉनिटर करेंगे अपन प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा ड्रग को रिमूव किया, ब्लड सैंपल लिया और उसमें अपन ड्रग की कंसंट्रेशन चेक करेंगे अगर कोई पेशेंट ड्रग ले रहा है तो ये होता है थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। बहुत सारे मेथड हैं इसके, मोस्ट कॉमन होता है जैसे HPLC, हाईली प्यूरिफाइड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसमें अपन सैंपल डाल देते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी कि प्लाज्मा में इसकी किसकी कंसंट्रेशन है। और भी है इम्यूनो एसे, रेडियो एसे, बहुत सारे मेथड आप एक याद रख लेना बाय HPLC। फर्स्ट डेफिनेशन हो गया। सेकंड कैसे मेजर करते हैं? बाय HPLC एंड अदर मेथड। थर्ड आता है किन ड्रग्स की करें अपन, क्या सारी ड्रग की जरूरी है?
पेशेंट ड्रग लेता है, हर पेशेंट की तो नहीं होती ना थेरेपेटिक मॉनिटरिंग, बार बार जाके हर कोई तो चेक नहीं करवाता कि प्लाज्मा लिया और मेजर किया। तो किस किस में थेरेपेटिक मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है? ड्रग कैंडिडेट फॉर थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ड्रग कैंडिडेट फॉर थेरेपेटिक मॉनिटरिंग किन केस में हम करते हैं? जिन ड्रग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? कम होता है। ड्रग हैविंग नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हम मेनली उन ड्रग का करते हैं थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, या उन ड्रग का करते हैं जिनका इफेक्ट अपन इजीली मेजर नहीं कर सकते। अपने पास कोई अल्टरनेटिव मेथड नहीं है मेजर करने का। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताओ, किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है और पेशेंट एंटी डायबिटिक ड्रग ले रहा है, तो कहीं डोज कम या ज़्यादा तो नहीं है, तो तुम उसको कैसे मेजर करोगे? क्या डायग्नोस्टिक मेथड है कि ब्लड के अंदर अब शुगर का लेवल कम ज़्यादा तो नहीं है? ब्लड सैंपल ले लेंगे, यस है ना। फॉर एग्जाम्पल एंटी डायबिटिक ड्रग ले रहा है पेशेंट, एंटी डायबिटिक यानी जो शुगर लेवल को कम कर रही है ड्रग, शुगर लेवल को कम कर रही है। तो हम इसका इफेक्ट देखने के लिए क्या करते हैं? ब्लड के अंदर शुगर का लेवल, तो ये तो इजीली मेजर है। ब्लड लिया, ब्लड में शुगर का मेजर कर लो कि अगर ये 100 मिलीग्राम है तो ठीक है, नॉर्मल है ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा कम हो रही है, 50 मिलीग्राम है, यानी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो अपन इसकी डोज को कम कर देंगे। और ब्लड शुगर अभी भी बढ़ी हुई है तो अपन इसकी डोज को बढ़ा देंगे क्योंकि इफेक्ट नहीं आ रहा। तो ऐसी ड्रग्स के लिए तो जिनका अपन इफेक्ट इजीली मेजर कर सकते हैं उसमें थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे एंटी डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव कोई ले रहा है तो अपन बीपी मेजर कर सकते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से। आजकल हर घर में अवेलेबल होती है ऑटोमेटिक मशीन, तो इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत उनमें है जिनका थेरेपेटिक इफेक्ट अपन इजीली मेजर नहीं कर सकते। तो किन किन ड्रग का करते हैं अपन, आप याद रखना। फॉर एग्जाम्पल एंटी कन्वर्जेंट लाइक फेनिटोइन। एंटी कन्वर्जेंट है थियोफाइलिन, लिथियम। इन ड्रग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कम होता है और अपन इस ड्रग के इफेक्ट को इजीली मेजर नहीं कर सकते, तो इन ड्रग के लिए हम क्या करते हैं? थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। एंटी कन्वर्जेंट फेनिटोइन में जैसे करते हैं थियोफाइलिन है, लिथियम है, एटसेट्रा, और आप याद कर लेना, ठीक है। एंटी डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, वॉरफेरिन। वॉरफेरिन एंटीकोएगुलेंट है, कोई पेशेंट एंटीकोएगुलेंट ले रहा है तो हम उसका क्या करते हैं? प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक कर लेते हैं कम ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग इसकी डोज एडजस्ट कर देते हैं। तो इनके लिए ज़रूरत नहीं है। और इन ड्रग जिनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होता है उसमें हम क्या करते हैं? थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो ये आप इतना सा शॉर्ट में याद रखना, हो सकता है इस पर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है।